नमस्कार दोस्तों। प्री बोर्ड सेकेंड सेशन 2024-25 के लिए सोशल साइंस के कुछ सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री और सिविक्स के एक गेस्ट पेपर आए हैं। इस गेस्ट पेपर के थ्रू आप लगभग उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं, या आप एक क्विक रिवीजन चाहते हैं कि बोर्ड पेपर में आपका प्री बोर्ड में कौन से क्वेश्चन ऐसे हों जो आपके लिए बेनिफिटेड हों, जिन्हें आप इजीली सॉल्व कर लें और वो गेस्ट पेपर में आना भी चाहिए आपके पेपर में। तो आप उसके लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, और इस वीडियो में मैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लूँगा जिसे आप एक बार पढ़ के कम से कम उतने मार्क्स रिजर्व कर सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिटेड होंगे। मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता देता हूं कि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आए ही आए, बट उनसे रिलेटेड आपके इंडिया में बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे रीजनल ऑफिस हैं, तो उन रीजनल ऑफिस में किसी ना किसी में वो गेस्ट पेपर जरूर सेट होंगे। नहीं एक तो आपको उस चैप्टर से कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू जरूर कनेक्ट करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 5 मार्क्स के नंबर, 5 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस। देन हमारी एक अलग सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें हम 3 मार्क्स को कवर कर लेंगे, उसके बाद एमसीक्यू। आप शॉर्ट वीडियो में क्विक रिवीजन करके आप जो है उसको कवर कर सकते हैं। आंसर के लिए हम सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको 1 बाय 1 जो है बाइलिंगुअल उसको कवर करते चलूँगा। जैसे 5 मार्क्स का एक फर्स्ट क्वेश्चन आता है, द रोल दैट लैंग्वेज एंड पॉपुलर कल्चर प्ले इन फॉर्मिंग अ कंट्रीज इन आइडेंटिटी, यानी किसी देश की पहचान बनाने में भाषा और लोकप्रिय संस्कृति की क्या भूमिका होती है। दिस इज द चैप्टर फर्स्ट इन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इन दिस सेक्शन यू हैव टू कवर the issue of Russian language which was the imposed on the Polish, यानी कि पोलैंड के जो लोग थे उन पे पोलिश लैंग्वेज के को हटा के रसियन लैंग्वेज को इम्पोज किया गया था, यानी रसिया की भाषा बोलने के लिए मजबूर किया गया था। द पीपल ऑफ पोलिश दे स्टार्टेड टू द साउटेड अगेंस्ट टू द Russian domination, and after that in church several of the priests and several of the social peoples who started to the talk in the Polish language, उन्होंने इसको बायकॉट किया रसियन लैंग्वेज को, और जितने भी चर्च थे और उन सब जगहों पे वो क्या करते थे, पोलिश लैंग्वेज का ही यूज़ करते थे। और फाइनली इन्होंने जो डोमिनेशन था रसियन लैंग्वेज का उसे ख़त्म कर दिया। इससे आपका स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आता है और आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, कभी कभी 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। सेम क्वेश्चन आपकी ये जो आपका लैंग्वेज एग्जाम्पल है, ये रोमांटिसिज्म यानी कि रोमानीवाद का भी एक उदाहरण है। रोमानीवाद यानी रोमांटिसिज्म की मीनिंग है nationalism not only come to the war and several other things. Nationalism come also the several other way, like a music, folk song, story, poetries. These are the other forms. So whether you get the feeling of nationalism, and several of the country achieve the goal of nationalism throughout the cultural activities. और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मिलता है पोलैंड का, जिन्होंने भाषा के आधार पर राष्ट्रवाद की जो फीलिंग है अपने लोगों के अंदर इमर्ज किया। ऐसे ही आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ जाता है कि हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज हेल्प टू द फ्रेंच पीपल टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, यानी 1789 के बाद कैसे लोगों ने फ्रांस में एक अपनी नेशनल आइडेंटिटी बनाया और उसके लिए क्या क्या नए काम किए, जिसे फ्रांसीसी क्रांति में हम लोगों में राष्ट्रीय पहचान की भावना को विकसित करने में किस तरह मदद की। तो सबसे पहले उन्होंने एक अपने जो पूरे फ्रांस है, जैसे हमारे भारत माता है, तो उन्होंने ला पैत्याले यानी अपने जो ज़मीन है उसको जो है अपने पिता के रूप में स्वीकार किया। साथ ही उन्होंने ट्राई कलर यानी तिरंगा जो है वहाँ का फ्लैग को अडॉप्ट किया, और एक पूरे फ्रांस राज्य में उस समय के देश में एक भाषा यानी फ्रेंच लैंग्वेज को अडॉप्ट किया। इक्वलिटी बिफोर द लॉ किया, और जितने भी उनके हाइमन्स थे सॉन्ग उनको कंपोज किए, जिन्होंने उनके लिए ग्लोरी में काम किए हैं, यानी जिन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए या फ्रेंच रेवोल्यूशन में जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, उन्होंने उसके नाम पे डे को सेलिब्रेट किया, उनको नेशनल डे में कन्वर्ट किया। और साथ ही उन्होंने
जो वहाँ की उस असेंबली थी उसे नेशनल असेंबली बनाया। इन सारी कलेक्टिव थिंग्स के साथ ही उन्होंने फ्रांस को एज अ नेशन और एज अ एक मजबूत कंट्री के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया है ना। नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड ग्रेट ब्रिटेन। इसमें आप दो सेक्शन पढ़ेंगे, तो पहला वाला आयरलैंड से है, दूसरा वाला स्कॉटलैंड। तो आयरलैंड और स्कॉटलैंड में कैसे उन्होंने विदाउट ब्लड, इसको स्ट्रेंजर एक तरीके से यूनिफिकेशन भी बोलते हैं, एज़ कंपैरिजन टू इटली एंड जर्मनी। ये जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनाइटेड ऑफ किंगडम, जिसमें इन जो एक कल्चरल डोमिनेशन था स्कॉटलैंड के ऊपर या जो हमारा आयरलैंड है उसको कैसे इन्होंने जीता है। मैं एक रफली इसमें अभी अपडेट कर रहा हूँ। ये मेन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप पढ़ के जाइए बोर्ड में। हम इस क्वेश्चन को ब्रॉड लेवल पे भी कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें आपका आंसर प्रॉपर वे में और बुलेट्स वाइज दिया रहेगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द नेपोलियन डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी इन द फ्रांस, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड द इनकॉर्पोरेट द रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक अ होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। एनालाइज द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट्स। देखिए, जैसा कि एक क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र नष्ट कर दिया। कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है कि नेपोलियन के आने से कौन सी चीज़ रिस्टोर हुई, विच ऑफ द न्यू गवर्नमेंट रिस्टोर बाय द नेपोलियन। तो आपको सिंपली जवाब देना है कि मोनार्की को रिस्टोर किया और डेमोक्रेसी को उसने रिमूव किया। बट एट द सेम टाइम अंडर द सिविल कोड 1804 एक आपका सेपरेट क्वेश्चन लॉन्ग में शॉर्ट में बनता है, एक एमसीक्यू भी आपका रेडी हो रहा है कि 1804 जो सिविल कोड है उसके थ्रू उसने क्या रिफॉर्म किए थे। देयर आर सेवरल पॉइंट्स। देखिए, जैसे उसने प्रॉपर्टी राइट्स को बताया, प्रिविलेज बर्थ जो था उसको ख़त्म कर दिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ कर दिया, एक मेजरमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। दीज आर द मेजर फैक्टर्स विच आर अडॉप्टेड बाय द या विच आर द रिफॉर्म बाय द नेपोलियन। दैट्स वाई द पीपल लाइक एंड डिसलाइक बोथ फॉर्म। एक क्वेश्चन और आपका सेपरेट बनता है कि नेपोलियन के जो भी ये सुधार हुए थे कैसे लोगों ने पसंद किया। कुछ लोगों ने उसका वेलकम किया, बट एट द सेम टाइम कुछ लोगों को ये सारे चेंजेस पसंद नहीं आए, जिनका विश्वास लोगों का कंजर्वेटिज्म में था। नाउ आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका चैप्टर फर्स्ट से ही। What type of कंजर्वेटिव रिजीम वेयर द सेटअप इन 1815। आपको पता है कि एक आपका, मैं जल्दी से कवर करूंगा इसको, कि 1815 के समय यूरोप में किस प्रकार का रूढ़िवादी व्यवस्था थी या 1850 की कंजर्वेटिज्म ट्रीटी क्या है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन आपका सेम आंसर होगा उसमें और सेम प्रोस्पेक्ट से लिखना है कि आपका जो ये 1815 की कंजर्वेटिज्म की ट्रीटी हुई थी, इसके जो हमारे मेन हेड थे वो ड्यूक मेटरनिच थे, जिन्होंने 1815 में ऑर्गेनाइज की थी। ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में ऑर्गेनाइज थी, जिसमें आपका ऑस्ट्रिया, पर्सिया, रसिया और ब्रिटेन 4 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आता है कि विच वाज द मोस्ट 4 इंपॉर्टेंट कंट्री हु वाज द पार्टिसिपेटेड इन वियना ट्रीटी। तो कंजर्वेटिज्म आप रिजीम में आप ये सेटअप देख लेंगे कि 1804 में कैसे यूरोप ने जो है ये क्या क्या इन्होंने चेंजेस को अडॉप्ट किया। देखो, जो भी आपके नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हैं उनको उन्होंने टच नहीं किया, दे आर स्टेबली एज यूजुअल ही रहने दिया। बट देयर आर सम चेंजेस अडॉप्टेड बाय द दिस कमेटी या दिस ट्रीटी में कुछ अडॉप्टेड हुए, जैसे बाउंड्री को फिक्स कर दिया, दे हैव टू फिक्स द बाउंड्री ऑफ फ्रांस की, एंड दे आल्सो रिड्यूस द नंबर ऑफ आर्मी के जो नंबर्स थे उनको रिड्यूस कर दिया, एंड अगेन बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया, एज वेल एज देर आर सेवरल अदर्स चेंजेस। जो भी नेपोलियन ने स्टेट या रीजन्स को डिफीट किया था उनको अगेन जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लाइक बेल्जियम को नीदरलैंड दे दिया, रसिया को भी कुछ हिस्से दे दिए, पर्सिया को बहुत सारे हिस्से दे दिए। इस तरीके से करके इस सब सारी चीज़ों को रूढ़िवादियों ने जो है अडॉप्ट किया, बट उन्होंने टोटली उसको रिमूव नहीं किया, जो भी रिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आपके नेपोलियन ने किया था। नाउ इंटरप्रेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक स्फीयर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन यूरोप। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को मैं ये बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आता ही आता है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड में भी। अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। इट्स नॉट वेरी हार्ड, इट्स वेरी ईजी टॉपिक। जैसे आपने नेपोलियन का रिफॉर्म देखा, फिर कंजर्वेटिज्म ने कैसे उनके रिफॉर्म में कुछ चेंजेस लाए उनको देखा, वैसे ही जैसे कैसे लोगों ने मिलजुल के आप इंडिया के भी कॉन्सेप्ट से कंपेयर करके रखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सारे रेडी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म।
जो लिबरल लोग थे वो आपको मेल के सफरेज में जो पॉलिटिकल डिमांड कर रहे थे, साथ ही मार्केट को फ्री देखना चाहते थे। लिबरल के लिए अब हमेशा याद रखिए कि जो ये बैरियर्स थे, जो कस्टम यूनियंस लगा रखे थे, उसको भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब शॉर्ट क्वेश्चन कवर करेंगे जाल वेराइन का, कि कैसे जो है कस्टम यूनियंस थे। यानी आप किसी भी प्रोडक्ट को लेके आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते थे, और हर जगह के चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट थे। नेपोलियन ने उसे ख़त्म किया, लेकिन लिबरल उसे चाहते थे कि ऑल ओवर यूरोप में वो पॉलिसी अडॉप्ट की जाए, मार्केट को फ्री रखा जाए, किसी भी तरीके का कस्टम और यूनियंस ना लगे और लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। बट एट द सेम टाइम दे आल्सो प्रमोटेड टू द प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपको चीज़ नज़र आएगी लिबरल जो इकोनॉमिक चेंजेस थे। उसी के साथ एक और क्वेश्चन है आपका कि 1830 के दशक में यूरोप में बड़ी आर्थिक कठिनाई लेकर आया, तर्कों के साथ कथन का समर्थन करिए। द डिकेड्स ऑफ 1830 हैड ब्राउट अ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, सपोर्ट द स्टेटमेंट बिट आर्ग्यूमेंट्स। अगला क्वेश्चन यही है। तो आपको इस क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है कि कैसे इकोनॉमिकल चेंजेस की वजह से, यानी आपका जो हमारी जो हार्वेस्टिंग थी वो प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, प्राइजेस रोज हो रही थी, डे बाय डे नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस हो रहे थे। एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे मूव कर तो रहा था, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के आ जाने से जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग जाके जमा हो गए। लोगों ने एग्रीकल्चरल काम छोड़ के, द मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल गिव अप द एग्रीकल्चरल वर्क, दे जॉइन टू द अर्बन एरिया, और बहुत सारे स्लम्स, मतलब बहुत सारे जो है बस्तियां इस्टेब्लिश हो गई। लेकिन देयर आर नो एम्प्लॉयमेंट, पीपल साउटेड अगेंस्ट टू द पॉलिसी एंड जॉब। जो पॉलिसी और जॉब थी उसके अगेंस्ट लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, शोर शराबा होने लगा, हड़तालें होने लगी, और एक बड़ा ऐसा भी दौर चल रहा था जहाँ पे नेशनलिज्म की डिमांड हो रही थी। वहाँ पे इकोनॉमिक कठिनाइयों का भी सामना यूरोप कर रहा था, जिसका सबसे बड़ा कारण था ये लोगों का डे बाय डे एग्रीकल्चरल चीज़ों को छोड़ के इंडस्ट्री की तरफ भाग जाना। डिस्क्राइब द एक्सप्लोजिव कंडीशन ऑफ प्रिविलिंग इन द बाल्कन आफ्टर 1871 इन यूरोप। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये यूरोप ब्लास्ट क्या है, ऐसा कुछ बम या ब्लास्ट जैसा नहीं है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। देयर आर 12 और 13 इंपॉर्टेंट नेशन। ठीक है, एक बाल्कन रीजन था जिसमें छोटे छोटे नेशन थे जिन पे ओटोमन एम्पायर यानी करंट का टर्की का कंट्रोल था। ठीक है, इन दिस वे जो आपका टर्की था, टर्की का जैसे जैसे कोलैप्स हुआ है ना, ये ओटोमन एम्पायर जैसे जैसे धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू किया, तो बाल्कन रीजन में जो कंट्रीज़ थे, जो इक्वली हम इनको निक नेम स्लाव कहते हैं, इनका क्या हुआ, एक तरीके से ये फ्री होना शुरू कर दी। इनके पास दो इंपॉर्टेंट थिंग्स थी जिसकी वजह से ये फ्री हुए या ब्लास्ट हुआ। एक तो ओटोमन एम्पायर का कोलैप्स हो जाना डे बाई डे, दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन था, द पीपल ऑफ दिस रीजन थिंक दे हैव द गुड हिस्ट्री एंड पावरफुल हिस्ट्री, बट आफ्टर द कमिंग ऑफ द फॉरेन इन्वेंटर, जो फॉरेन के लोग आए उन्होंने इनकी हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय करके इन पे जो है इनका जो है कैप्चर कर लिया। द पीपल स्टार्टेड टू द shouting against to the Ottoman Empire and they are established separate, अलग अलग उन्होंने रीजन बना लिया, और हर एक रीजन की अलग अलग कल्चर, अलग अलग जो है लैंग्वेज थे। बट आफ्टर दैट दे आल्सो फेस द अनदर प्रॉब्लम, जब इनके ऊपर जो है बाकी के जो है यूरोपियन पावर्स ने अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करना चाहा। बाल्कन प्लान को मतलब जो चूज़ करने का रीज़न या जो इतना इंटरेस्ट दिखाने का रीज़न था, वो एक ही सबसे बड़ा रीज़न था कि दीज रीज़न सबसे ज़्यादा हाइक था यहाँ पे मिनरल्स, और बहुत सारे ऐसे जो है रॉ मटेरियल अवेलेबल थे जो यूरोप में और कहीं नहीं मिलते थे, इसीलिए सभी का इंटरेस्ट इन एरियाज़ पे बना था। जर्मनी और इटली का एकीकरण, वन बाय वन हम गुसेप गैरीबाल्दी, गुसेप मेजनी, काउर, देन इमोल सेकेंड, विलियम थर्ड सेकेंड, 7 रीजन्स कैसे डिवाइड थे, उन सबको अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके फ़िलहाल प्री बोर्ड सेकेंड के लिए आपको पढ़ना है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, बाल्कन प्लान, 1830 का जो हंगर हार्डशिप, लिबरल इकोनॉमिक्स, कंजर्वेटिज्म, नेपोलियन ने जो भी 1805 का जो है आपका वो किया है, सिविल कोड लाया है उसके बारे में, यूनाइटेड ऑफ किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज कलेक्टिंग टू द फीलिंग ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड द रोल ऑफ लैंग्वेज एज वेल एज सिमिलर टू द रोमांटिसिज्म। देयर आर सेवरल क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू द लॉन्ग क्वेश्चन लाइक when we discuss about to the allegory। ठीक है, allegory भी एक important question है, फेड्रिक सेरियो। बट ये अगर हम कंपेयर करें कि लॉन्ग क्वेश्चन की तुलना में
एज़ कंपैरिजन एज माय एक्सपीरियंस कि ये थोड़े उतने नहीं पूछे जाते हैं जितने ये क्वेश्चन कॉमनली बार बार आपसे घुमा फिरा के टेढ़ा मेढ़ा सीधा करके ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को एक बार रिवीजन यानी एक बार आप टच कर लेते हैं तो आप बोर्ड प्री बोर्ड दोनों में अपने 100% 5 मार्क्स अपने फिक्स कर लेते हैं, एज वेल एज आपके 3 मार्क्स भी फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं को तोड़ तोड़ के आपको सिंपल वे में 3 मार्क्स के क्वेश्चन है जिसकी हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए रिलीज़ करेंगे। और डेफिनेटली ये एक ऐसा सब्जेक्ट है हिस्ट्री और सिविक्स जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस चैप्टर 1 और चैप्टर 5 जो आपका प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग कल्चर है, उन पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है एग्ज़ामिनर के पास भी देने के लिए, ठीक है। और मैं स्टूडेंट को हमेशा कहूँगा कि आप कोई भी चीज़ देखने और इसको एनालाइज करते समय ये याद रखिए कि ये फाइनल नहीं है, क्वेश्चन चेंज भी हो सकते हैं, बट जो मेरा एक सजेशन है कि आप इनको एक बार देख के जाने से आप पेपर में बहुत ज़्यादा निराश नहीं होंगे, आपको कुछ ना कुछ सफलता ज़रूर मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं कल एक वीडियो और रिलीज़ करूँगा जो 3 मार्क्स का होगा, और मोस्ट प्रोबेबली कुछ MCQ के क्वेश्चन भी कंप्लीट किए जाएंगे। देन हम डिस्कस करेंगे कल ही, अगर पॉसिबल होगा तो एक हम मैप बेस्ड भी क्वेश्चन डालेंगे चैप्टर 2 से। आपके देयर आर 9 लोकेशन, एज वेल एज वी हैव आल्सो मेंशन द सम क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू द महात्मा गांधी सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, विच विल कवर डे टुमारो या टुमारो, ठीक है। थैंक यू सो मच, नमस्कार।